Yeah, I've been running and running to keep it 100, it's all that I wanted. But lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all on myself. तो जैसा लास्ट एपिसोड में आपने देखा हुआ है कि अतुल हमारे थार डेजर्ट में जाके पूरी परिक्रमा करके आए। वहाँ पर बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में थे बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा रही होगी और रेगिस्तान में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। तो अभी इनका जो नेक्स्ट वेंचर था दैट वाज गंगा जी की परिक्रमा करना। हाँ, मतलब गंगा के उद्गम स्थल से और गंगा जहाँ विलीन होती है सागर में पूरी लगभग। तो इसका क्या कॉज, क्या सोशल कॉज आप लेके गए थे इसका? ये भी वही था, रूढ़िवादी परंपरा, डिप्रेशन। तो एक लाइन में बताना चाहूंगा इसका टाइटल, गंगा हो प्रदूषण मुक्त, व्यक्ति हो डिप्रेशन मुक्त। ये मेरा जर्नी का टाइटल था। तो ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? ये जर्नी मैंने, जो हम लोग हिंदू रीति रिवाज में कहते हैं शंकर की जटाओं से, मतलब गंगोत्री ग्लेशियर से, जहाँ से गंगा जी का उद्गम होता है। ये जर्नी में दीपावली आने वाली थी, 2021 की बात है, नवंबर की। उस टाइम मैं यहाँ से अपना पूरा लगेज को लेके ऋषिकेश पहुँचा। ऋषिकेश से मैं प्राइवेट व्हीकल की मदद से 3 दिन मुझे लगे ग्लेशियर के नज़दीक पहुँचने में। अब मेरे साथ सिचुएशन इस टाइम की एक अलग थी क्योंकि मैं -20 डिग्री में रहने जा रहा था। पहले 50 डिग्री में थे, अभी -20 डिग्री में। -20 डिग्री में। तो पहले जा चुके थे क्या कहीं पर? थोड़ा बहुत मतलब आइडिया था कि पहाड़ों में कैसा होता है? इसके पहले मैंने 2017 में हिमालय सियाचिन मार्ग में दौड़ा है। वहाँ से लेह लद्दाख खरडुंगला टॉप को 20,000 फीट में दौड़ा है। वहाँ -18 में ऑलरेडी मैं रह चुका हूँ। तो ये भी हिमालयन रेंज थी, पर यहाँ का अनुभव एक अलग तरह का अनुभव था। वो जो चैलेंज था वो एक कॉम्पिटिशंस था, पर इसमें मैं खुद अकेला सरवाइव कर रहा हूँ। तो ये जर्नी में मैं अपना पूरा लगेज को लेकर गंगोत्री धाम पहुँचा, जो 4 धाम में से एक धाम माना जाता है। वहाँ मैं मुनि बाबा के आश्रम में अपना पूरा लगेज को रखा और वहाँ पे अपने ट्रॉली को लगेज रखने के बाद मैं वहाँ पे मैं परमिशन का वेट कर रहा था, क्योंकि मुझे जिस ग्लेशियर के रास्ते जाना था वहाँ पे उस टाइम में रेड अलर्ट चल रहा था। वहाँ पे बहुत तूफान आए हुए थे, तो बर्फ़बारी ज़्यादा हो रही थी और एक्चुअल में उस जगह की परमिशन ईजीली नहीं मिल रही थी। मैं कुछ दिनों तक वेट करा। तो इस बीच में मैं क्या कर रहा था, वहाँ के आसपास जो साधु बसे हुए हैं, जंगलों में रहते, तपस्या करते हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। अघोरी होंगे, नागा साधु, ये अलग अलग समुदाय होते हैं उनके। तो वो साधुओं से मेरी मुलाकात हुई। काफ़ी यंग साधु लोग भी मिले मुझे वहाँ पे। अब मैं जब गंगोत्री ग्लेशियर की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, मैं जैसे से आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे ऊपर एक बैग लगा हुआ था क्योंकि ट्रॉली को मैं ले जा नहीं सकता था। पहाड़ में कैसे क्लाइंब करूँगा? जी। और वहाँ पे रास्ते नाम की कोई चीज़ें नहीं होती है। वहाँ पे खुद हमको अपने तरीके से रास्ते बनाना पड़ता है। बर्फ़ में चलना है, जमे हुए झरने हैं जो आप अभी वीडियो क्लिप्स देखेंगे उसमें आपको सारी फ़ोटोज़ दिखेंगे। मैं उनको पार करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। और दूसरी बात, सैकड़ों बार स्नो लेपर्ड्स मेरे आसपास से गुजरे हैं, उनके फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं, तो उनका भी खतरा रहता था, पर किसी जानवर ने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। आगे बढ़ रहा हूँ और मैं जैसे से आगे बढ़ा, वहाँ से एक साधु मुझे भगवा वस्त्र में नज़र आया और उनने मेरे से वार्तालाप करी और बोला, अतुल ये कुछ बादाम लो और खाओ, और बोले कि आगे आप जैसे जैसे जाओगे आपको सांस लेते नहीं। तो ये आपको पहचानते थे क्या वो? मतलब तो आपका नाम? उनको एक्चुअली मुझे भी नहीं मालूम कैसे पता लगा, पर उनका ये कि मैंने भी उनसे बाद में क्वेश्चन किया, उनने एक स्टेटमेंट दिया, यहाँ पे कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आता, जिसको बुलाया जाता है वही आता है। बस उनने इतना मुझे कहा। तो आपका नाम पहले से उनको पता था? हाँ, उनको पता था, पर मुझे नहीं मालूम कैसे पता था। पर मैं जैसे जैसे उस जगह से आगे बढ़ रहा था, उनसे वार्तालाप हुई, उन्हें मुझे कुछ हिंट भी दिए कि इन जगहों में कैसे रहना। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ा ना, सही में मुझे आंखों में धुंधलापन आ गया। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। -20 डिग्री और 15,000 फीट की ऊंचाई में आप आगे बढ़ रहे हो, तो ऑक्सीजन लेवल वहाँ गिर जाता है। वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी किए थे? मेरे पास कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे सांस लेते नहीं बन रही, पर वो साधु ने मुझे बताया था, जब तुम्हें सांस लेते नहीं बने तुम वो जड़ी बूटी ढूंढ लेना और उसको अपनी नाक में डाल लेना, तुम्हारी सांस चालू हो जाएगी। तो मैंने जैसे जैसे उन्होंने बताया था, मैंने वैसे वो जड़ी ढूंढा
उसको गंगा तुलसी कहते हैं, जो वहीं के बर्फ के में ही होती है, सिंपल अपने क्लाइमेट में नहीं होती। मैंने उसे ढूंढा और अपनी नाक में डाला, पूरी सांसें चालू हो गई, मतलब प्रॉपर ठीक हो गया? बिल्कुल बिल्कुल सांसें चालू हो गई, जैसे अभी हम नॉर्मल क्लाइमेट में रहते हैं वैसा फील करने लगा। अब बर्फ के कारण मेरे तो जहां जहां तक आप क्लाइम कर रहे थे उतना डाल के रखना था कि बस जब भी तकलीफ हो रही थी तब? एक्चुअल में मैंने वो बहुत सारे उसकी जड़ी बूटियाँ थी, तो बहुत सारी मैंने बीन के भी अपनी बैग में भर ली थी, कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़े। और वो खाने में भी टेस्टी लग रहा था, तो मैं ऐसा कभी कुछ खाने के लिए मिले ना मिले तो उससे कुछ तो एनर्जी आएगी। तो ये जो आपका जर्नी था इसमें क्या कैरी कर रहे थे खाने के लिए, मतलब क्या खाना खाने के लिए? तो एक्चुअल में ट्रॉली में मेरा बहुत सारा सामान रहता था, उसमें तो मैगी से लेकर हर चीज़ रखता था जो मुझे इंस्टेंट फूड बन जाए। पर अब मेरे पास लिमिटेड बैग था जो मैं अपने कंधों में ढो रहा था, तो मैंने अपने साथ थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी चॉकलेट्स, आलू, इस तरह की एनर्जी वो रखता था। कई बार शुगर लेवल आपका डाउन हो जाए या कुछ हो जाए तो उन चीज़ों के लिए, और थोड़ा सा चटपटा आइटम कुछ रख मतलब जितना जिंदा रहने के लिए जो चीज़ें चाहिए, कोई न्यूट्रिशन नहीं वहाँ पर नहीं। जब हम सर्वाइवल में निकलते हैं वहाँ पे आपका टेस्ट जो स्वाद होता है वो पूरा जीरो हो जाता है। वहाँ पे आपको सिर्फ इतनी कैलोरी फूड जाना है, इतने दिन जिंदा रह सकते हो, उस लेवल पे आपका बॉडी रिएक्ट करती है और माइंडसेट भी वैसे ही रहता है। जी। तो मैं उतना ही सामान कैरी किया, ग्लेशियर में पहुंचा। ग्लेशियर से मैंने, हाँ, और दूसरी बात, मेरे पास 1.5-2 लाख के वैज्ञानिक उपकरण भी थे। मैं गंगा जल के टेस्टिंग भी करता था, कहाँ पे उसका पोल्यूशन लेवल कैसा है। तो मैंने ग्लेशियर के सैंपल्स लिए, उनको अपनी उसमें रखा, उनके टेस्ट करा, वहाँ पे उसका TDS क्या है, उसका pH वैल्यू क्या है, उन सबको। तो सब क्लियर रहता था क्या? पानी बहुत अच्छा रहता है क्या? ग्लेशियर में तो प्योर शुद्ध है, पर कई बार मुझे ये चीज़ भी समझ में आई, जो एडवेंचर प्रेमी हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कई पर्वतारोही जाते हैं, अपने साथ जो चीज़ें ले जाते हैं वो वहाँ छोड़ दे देते हैं, तो वो मुझे दुखी करी। उस ग्लेशियर में तो नहीं था, पर कुछ कुछ जगह मुझे दिखाई दिया, उस जो ट्रैकिंग करने शायद कोई पहले गुजरा हो तो। फिर मैं उधर से वापस अपना गंगोत्री धाम आया। उस टाइम दीपावली का माहौल था वहाँ तो पे। आपको जब ऊपर चढ़े थे तो वहाँ पर वे साधु मिले थे क्या आपको? मैं ऊपर जैसे पहुँचा, वो तो बिल्कुल ग्लेशियर था। ग्लेशियर में इंसान का जिंदा रहना पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी मैं रुके थे क्या? कितने दिन रुके थे वहाँ पर? एक्चुअल में मैं उस क्लाइमेट में जिस क्षेत्र था उस क्षेत्र में 15 दिन था। कितना था, मतलब जो हमारा सी लेवल से कितना ऊपर रहा? मैं एक्चुअल में 15,000 से 17,000 फीट की ऊंचाई में था, और वो एरिया एक्चुअल में बहुत बड़ा एरिया था, तो हर टाइम हम बर्फ में तो रह नहीं सकते, तो मैं बर्फ से नीचे उतर जाता था, और जहाँ पे हरा भरा है, जहाँ पे गुफाएं हैं, उन गुफाओं में रहता था जहाँ साधु लोग रह रहे हैं। तो वहाँ पर कुछ जानवर कुछ रहते थे क्या? वहाँ पे जानवरों में जैसे बर्फ की बात करें तो स्नो लेपर्ड रहता है वहाँ पे, और वो बिल्ली टाइप रहता है, इतना बड़ा जैसे तेंदुआ रहता है, पर बहुत शर्मिला और बहुत प्यारा जानवर है। मतलब कोई वो आपको नुकसान हार्म नहीं करता, कुछ। और वो आपके आने से पहले ही बहुत ऊंचाई में चले जाता है। तो साधु लोग का जो बात बता रहे थे, वहाँ पर साधु लोग थे, आप मिले उनसे बात? मैं बर्फ के ग्लेशियर के पास एक गुफा में एक साधु मिले मुझे, जिन्होंने मेरा वेलकम किया। उन्होंने मुझे कुछ कुछ चीज़ें खिलाई जो उनके पास मौजूद था। वहाँ पे आलू भी मैंने देखा, बर्फ से कड़क जम गया था, उसको तोड़ना एक अलग ही तरह से होता है। हरी सब्जियाँ भी बिल्कुल बर्फ जम जाती थी, और हरी सब्जियाँ भी एक्चुअल में उनके पास काफ़ी महीनों पहले किसी ने लाके छोड़ी थी। तो वहाँ का जीवन बहुत कठिन है। और आप बता रहे थे कोई जो साधु थे वो PhD होल्डर थे, वहीं की बात बता रहे थे क्या? हाँ, मैं उसी कि क्षेत्र IIT करके उसके बाद PhD किए फॉरेन से गई किसी यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद आगे साधु बन गए। जी, अब मैं क्या हो गया था, मैं उन क्षेत्रों में था, तो कभी ये साधु के साथ, तो वही साधु मुझे हिंट देते थे कि वहाँ पे भी एक तपस्वी है, उनसे आप मिल लो। फिर वो बताते थे वहाँ पे एक महात्मा है, उनसे मिल लो। तो हर दिन मैं अलग अलग साधुओं के साथ में जाता था, उनके संगत में रहता था, उनके हाथ की रोटी खाता था। एक गुफा में मैं गया जहाँ पे 13 साल से एक साधु रह रहे थे, जिनकी उम्र 80 साल से भी ज़्यादा थी। तो उनसे एक अलग वार्तालाप हुई जो मैंने एक वीडियो में कैप्चर भी किया है। फिर एक यंग साधु थे जो मेरे से शायद 5-6 साल बड़े होंगे, 40 साल की कुछ उम्र रही होगी। उनके बारे में, मैंने उनके अतीत के बारे में जानना चाहा। एक्चुअली में कोई साधु बताते नहीं है आपको, पर वो खुल के मुझे बताया कि मैंने जर्मनी से फलाना, इंग्लैंड से मैंने ये PhD करी थी, मैकेनिकल में इंजीनियरिंग करा। पर कहीं ना कहीं मुझे जीवन क्या है, सत्य क्या है, ये खोजने मुझे यहाँ ला लिया।
तो करीब वो 6 साल से इन्हीं गुफाओं में रह रहे हैं। तो उनके साथ में तो वो रहा। अच्छा खासा जॉब कर सकते थे, अच्छा पैसा कमा सकते थे, लेकिन सब कुछ त्याग करके वो यहाँ पर जी। अपना मतलब जीवन के सत्य को जानने लगे। हाँ, तो वो साधुओं के साथ मिले। ऐसे मेरे को बहुत सारे साधु मिले, साध्वी भी मिली, एक रशियन साध्वी भी मिली मुझे, कई माताएं भी मिली। तो उस रीजन में जो वो क्षेत्र था, करीब मुझे ऐसे 25 साधु मैंने लोकेट करे जो एक साथ नहीं रहते, अलग अलग अपनी गुफाओं में रहते हैं। कोई साधु किसी से मिलना पसंद नहीं करते, ऐसे भी साधु मिला। मैं जंगलों के से गुजरते हुए एक साधु के बारे में मुझे पता लगा। मैं जैसे वहाँ उस जगह सुबह के टाइम एंट्री कर रहा हूँ, वो साधु मैंने देखा चिल्ला चिल्ला के आसमानों से बातें कर रहा है, दहाड़ मार रहा है, डांस कर रहा है। मैं दूर से देख रहा था उसको, मैंने कैप्चर नहीं किया क्योंकि मैं उनकी अपमान कर रहा हूँ और बिना उनके परमिशन के नहीं कर सकता था। मैं सिर्फ देख रहा था, पर उनने मेरे को दूर से देख लिया और मुझे इशारा किया ऐसे जा, यहाँ से जाना, हाँ आना नहीं। और मैं बर्फ के इस साइड था, वो बर्फ के उस साइड थे, तो मैं उनकी आज्ञा का पालन किया और चला गया। कई साधु एकांत पसंद करते हैं, कोई भी उनके बीच में ना आए। पर मैंने देखा एक प्रकृति के साथ एक अलग जुड़ के वो नृत्य कर रहे हैं। आज की दुनिया के लोग भूल गए हैं कि प्रकृति और हम अलग नहीं है, एक ही अंग है। मैं इसके पहले भी कई साधुओं के साथ रहा। मैंने मोरों को अपने हाथ में गोद में लिया है, मैंने कई जानवरों को अपनी गोद में लिया है। यदि हम प्रकृति से जुड़ जाए ना तो पूरी सृष्टि बहुत प्यारी है। और इसीलिए आपको शायद कोई जानवर ने आज तक कोई हार्म नहीं किया है। मैं कई इस जर्नी में ही मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कई जंगलों को पार किया जहाँ पे शायद मेरे नज़दीक से टाइगर गुजर रहे हैं, पर उन्हें किसी ने मेरे ऊपर हमला नहीं किया। अब मैं यहाँ गुफाओं में रहा, दीपावली मैंने सेलिब्रेट किया। और गुफा में रह के सेलिब्रेट किया? हाँ, गुफा में रहा मैं, गुफा में था। और गुफा से बाहर, गुफा में तो अंदर नेटवर्क वगैरह रहता नहीं, तो उस टाइम तो लाइव नहीं आया। फिर मैं जैसे ही गंगोत्री धाम आया, वहाँ दिए ये जलाए और दूसरे दिन वहाँ से मैं अपना यात्रा को प्रारंभ कर दिया। वैसे तो ग्लेशियर से प्रारंभ हो गई थी, पर वहाँ से मैं अपनी ट्रॉली के साथ, ट्रॉली के साथ किया। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो वो हिमालय की कहानी ऐसी है कि 50 किलोमीटर ऐसा, फिर 50 किलोमीटर ऐसा, ऐसा ऐसा, तो कंटिन्यू ट्रॉली को ढकेल रहा हूँ। नहीं, अभी ढलान थी, तो 50 किलोमीटर ट्रॉली खींच रही है। हाँ, तो अपनी तरफ खींच रहा हूँ। उसमें डिस्क ब्रेक भी लगे थे, पर डिस्क ब्रेक टूट गए, कोई काम नहीं कर रहे, क्योंकि इतनी ज़्यादा ढलान और 180 किलो का लगेज, तो वो सहन नहीं कर पा रही। फिर मैंने हर्षिल वैली को पार किया, गरतांग वैली को पार किया जहाँ सेब की खेती होती है। गरतांग वैली एक पहाड़ी मार्ग है जो चाइना जाने का, उनको एक्सप्लोर किया, जो अभी तक टूरिज़्म की नज़र में नहीं आया है। फिर मैं उत्तर काशी की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब इतनी तकलीफ हो रही है कि 70 किलोमीटर ऐसा और ऐसा ढकेल रहा हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल मेरे मुंह से निकल जाए। इतना ज़्यादा प्रेशर, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड भी है। और फिर मैं उसको जैसे तैसे वो एरिया को पार किया। और दूसरी बात मैंने देखा कि जहाँ पे तकलीफ है ना, उसका वहाँ हल भी है। मेरे को गर्म पानी की एक जगह कुंड भी मिला, वहाँ पे मैंने डुबकी भी लगाई वो गर्म पानी के कुंड में। तो यदि हम प्रकृति में स्टडी करें तो हर चीज़ उस क्लाइमेट में है। फिर मैं उत्तर काशी पहुँचा, वहाँ की मीडिया ने मेरा वेलकम किया और मैंने बहुत सारी ज़रूरत का सामान खरीद लिया। अब वहाँ पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ और गंगा जी वहाँ पे चौड़ी होते जा रही है। चौड़ी होने का कारण है वहाँ पे एक डैम बना है, टिहरी डैम, जो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का डैम है। उसके ऊपर से मैं इस साइड गया और मैं जैसे आगे बढ़ा, 100 किलोमीटर बढ़ने के बाद मेरे को पता लगा कि आधा किलोमीटर रास्ता पानी में डूब गया है। तो मैं 100 किलोमीटर वापस पीछे आया, जो जर्नी में आगे जाना था। फिर मैं डैम से इधर आया। अब मैं उन जंगलों से गुजर रहा हूँ कि जहाँ पे पहले एक गांव हुआ करते थे, जो डैम के कारण गांव को खाली करा दिया गया है। तो गिने चुने कुछ आदिवासी लोग रहते हैं, उनके साथ रहा। और हर दिन मेरे को न्यूज़ मिल रही कि शेर ने आज 15 लोगों को उस जगह में मार दिया, शेर ने इसकी गाय को उठा के दे गया। हर दिन शेर की ही बातें हो रही है। उन जगहों से मेरे को पार करना बड़ा चैलेंजिंग था। डर भी लग रहा होगा। हाँ, मतलब कभी भी आएगा, हमला कर देगा, आपको मार भी सकता है, क्योंकि आप अकेले हो। और पहली बात मैं बताऊँ, एक अनुभव ये रहा मेरे साथ। मेरी ट्रॉली आप देखेंगे, जो फोटो में आप देख रहे हैं, उस पर एक झंडा लगा हुआ है और बहुत बड़ा आकार है। तो जब मैं गुजरता था ना, जानवर भी देख के भागते थे, उनको लगता था कोई नया जानवर है। तो इसलिए भी शायद कोई जानवर ने हमला नहीं किया मेरे ऊपर। उन जगहों को पार कर रहा हूँ,
फिर मैं उन जगहों को पार करते हुए देवप्रयाग पहुंचा। देवप्रयाग एक ऐसी जगह है जहाँ पे अभी गंगा जी को भगीरथी बोला जाता है उस क्षेत्र में, क्योंकि राजा भगीरथ ने तपस्या करके बुलाए थे। और एक बद्रीनाथ से एक नदी और निकलती है जिनका नाम है अलकनंदा। दोनों मिलके वो देवप्रयाग में गंगा बनते हैं। तो मैं दोनों के संगम में पहुंचा और वहाँ के जंगलों में भी मैं रहा। तो एक ऐसे व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई जो 8 साल से जंगल में रह रहा है और वो भी एक NRI है। और उसके पास एक छोटा सा कुत्ता था और आधा मुंह कुत्ते का कटा हुआ था। मैंने पूछा कि इसका मुंह कटा हुआ क्यों है? उन्हें बोले शेर ने आधा खा गया। और बोले 8-10 कुत्ते और थे मेरे, सब शेर उठा के ले गया। उसका घर इतनी मोटी मोटी सलाखों से बना हुआ था। तो रात का वक्त था, मुझे कहीं कुछ मदद नहीं मिली थी, तो मैं एक रात उसके साथ रहा। मैंने उससे पूछा तुम यहाँ अकेले क्यों रह रहे हो, कहाँ क्यों? वो हिंदी बोलता था। वो बोले कि मैं इंडिया का सिटीज़न नहीं हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया का नागरिक हूँ। मेरी लाइफ में कुछ घटना घटी जिसके कारण मेरा दुनिया के प्रति लगाव हट गया है। उनका बेटा कोई गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अधिकारी था ऑस्ट्रेलिया की, वो कैंसर से ख़त्म हो गया, उनकी वाइफ ने उनको छोड़ दिया, तो अकेले अब यहीं रहते हैं वो। उनके साथ एक रात बिताई और फिर मैं देवप्रयाग के पास पहुंचा था जहाँ संगम होता। वहाँ पे भागीरथी अलकनंदा का संगम हो रहा है, बहुत शुद्ध जगह। यहाँ अभी तक कभी गंगा बहुत मात्रा में शुद्ध नज़र आई, पर दुख ही तब हुआ जब मैंने देखा कि वहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स होटल्स बने पूरा कचरा गंगा जी में फेंक रहे हैं। तो उनके ऊपर मैंने फिल्म बनाई, उनका इंटरव्यूज़ भी लिया उस एरिया का। फिर उन जंगलों को पार करते हुए मैं पहुंच गया ऋषिकेश में। ऋषिकेश में मेरा वहाँ की मेयर ने स्वागत करे, वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष ने मेरा वेलकम किया। हरिद्वार पहुँचा, शांति कुंज में गायत्री परिवार के साथ रहने का मौका मिला। उत्तराखंड के मैं पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए अब मैदानी क्षेत्र में पहली बार पहुँच रहा था। अब मुझे थोड़ी राहत मिली क्योंकि अब पहाड़ी रास्ते नहीं थे, अब मैदानी रास्ते थे। मैं उत्तर प्रदेश में पहला गांव मुझे मिला लक्सर और बिजनौर। अब मैं वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे गंगा के मैं बाजू से ही चलता था, जंगलों से होते हुए, कई बार नहर के रास्ते भी जाता था। तो मैं लक्सर में रुका तो लक्सर वाले बोलते थे कि बच के रहना, बिजनौर के गांव वाले तुमको लूट डालेंगे, बर्बाद कर देंगे। तो मैं उन्हें बोले कि कैमरे वैमरे सामने मत रखना, सामने जो ट्रॉली में लगाए निकाल लो सब। तो मैं फिर भी अपनी जिद से करता था कि देखो चलो लूटने वाले मिलते हैं क्या। फिर वो गांव पहुंचा, उन लोगों ने बड़ा प्यार दिया। फिर वो बोलते कि आगे वाले गांव से बच के रहना, वो तुमको लूट डालेंगे। वो गांव पूछा, प्यार मिला। तो मैंने देखा कि आज तक मुझे वो लूटने वाले लोग मिले ही नहीं। जो बोलते थे कि ये गांव वो है, सारी दुनिया बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। सिर्फ एक बार हम लोग नज़रिया बदले तो नज़ारे भी बदल जाते हैं। अब मैं बिजनौर से नहर के रास्ते अब ऐसे जंगल को पार कर रहा था और ऐसे स्थान में पहुंचने वाला था जिनको आपने इतिहास में बहुत सुना है, हस्तिनापुर, जहाँ पे पूरी महाभारत की रचना हुई है। तो मैं उस जंगलों को पार कर रहा हूँ गंगा की नहर के बाजू से। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं नहर के ऊपर से गुजर रहा हूँ। मुझे लोगों ने बताया था तुमको कि काले पत्थर जैसे जो दिखेंगे ना, उसको पत्थर मत समझो, मगरमच्छ है। तो मुझे ऐसे कई मिले। तो मुझे पहले डंडे से भगाना पड़ता था और फिर आगे बढ़ाना पड़ता था। तो कई मगरमच्छ वाले रास्तों को पार करते हुए मैं हस्तिनापुर पहुंच गया। और हस्तिनापुर में मैंने कौरवों के, पांडवों के अवशेषों को ढूंढने की कोशिश करी, उनकी स्टोरीज़ को कवर करने की कोशिश करी। कई स्थानों में ट्रॉली भी नहीं जा पाती और कोई साधन भी नहीं है जाने का। तो मैं जंगल में 10-10 किलोमीटर पैदल ही एक बैग टांग के चला गया। अब मेरे साथ एक घटना भी घटी जो लोगों का कहना है कि यहाँ होती चाहिए घटना है। एक्चुअल में हस्तिनापुर को अभी भी लोग श्रापित जगह मानते हैं। वहाँ पे इतना पुराना शहर जो प्राचीन हम इतिहासों में पढ़ रहे हैं, पर आज भी वो एक तहसील है, डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है। वहाँ पे काफ़ी फैक्ट्रियाँ भी खोल ली है, पर आज भी सक्सेसफुल नहीं हुई। लोगों का मानना है यहाँ द्रौपदी का श्राप है अभी भी, इसलिए डेवलप नहीं हो रहा। हाँ, नहीं हो रहा है। तो मैं भी सोचा कि होगा, चलो अपन को क्या करना है इससे। तो मेरे साथ एक घटना घट गई वहाँ। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जंगलों से आगे जा रहा हूँ। अब मैं द्रौपदी जहाँ स्नान करती थी वो कुंड को एक्सप्लोर किया, वहाँ की वीडियो लिया। कुछ गोप्रो का एक मेरा दोस्त का कैमरा था, उससे वीडियो शूट किया और एक मोबाइल का कैमरा था।
तो मैंने गोप्रो का कैमरा अपने जेब के पॉकेट में रख दिया और कुछ फ़ोटो लेते हुए आगे बढ़ते जा रहा था, और आधा किलोमीटर ही आगे बढ़ा हूँगा, मेरे जेब से वो कैमरा गायब हो गया। फिर मैंने ढूंढने की कोशिश किया, जंगल में कहीं गिर तो नहीं गया। वापस पूरे ट्रैक में ढूंढा, 3 घंटे हो गए, मुझे कैमरा नहीं मिला। फिर दूसरे दिन भी आया, मैं ढूंढा, नहीं मिला। तो फिर लोगों जो ऑनलाइन देख रहे थे, लोगों ने बोला देखो ना, द्रौपदी का सर हो गया शराब का। तो मुझे नहीं मालूम ये क्या था, पर लोगों का मानना है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ घटनाएं घट जाती है। मेरे साथ इतनी बड़ी बड़ी जर्नी किया हूँ, चोटें लगती है पर ऐसे कोई घटनाएं नहीं घटती। ठीक है, मैंने उसको जो भी माना, उस परिस्थिति को एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ गया। फिर मैं आगे कानपुर पहुँचा। कानपुर के पहले भी कई जंगलों में, गाँव में रहा, मैं रात बिताई। और फिर उसके बाद कानपुर से आगे बढ़ा, मैं प्रयागराज की तरफ आगे बढ़ा। और प्रयागराज के जब जंगलों को पार करते हुए गंगा के साथ आगे बढ़ रहा था, तो मैंने कुछ, उस टाइम मैं गैस सिलेंडर अपने साथ कैरी नहीं करता हूँ। आपको जितनी भी जर्नी बताई ना, मैं खाना लकड़ियाँ बीन के आग जला के खाना बनाता हूँ, क्योंकि गैस सिलेंडर का इतना वजन कौन कैरी करे, कहाँ गैस मिलेगी नहीं मिलेगी। वैसे 180 किलो का ट्रॉली है। हाँ, तो मैं कैरी नहीं करता था। रेगिस्तान में पूरी मैं कैक्टस के सूखे पेड़ या बबूल के पेड़ों से आग जला के मैं अपना खाना पकाया था, और ये जर्नी में भी कर रहा था। अब तकलीफ़ ये हो गई थी कि विंटर का टाइम था, तो ओस जम जाती थी पेड़ों में, लकड़ियाँ गीली रहती थी, तो मुझे काफ़ी तकलीफ़ होती थी। तो मैं कुछ गाँव से कंडे बीन लेता था, जो गोबर के होते हैं। तो मैंने एक गाँव से बीना, और आज मन किया कि अपने हाथ से बिल्कुल टेंट लगा के गंगा जी के किनारे बैठ के ही खाना पकाऊंगा, रहूँगा, और अपने ट्रॉली को लेके जा रहा। पर जैसे जैसे गंगा जी के पास जा रहा था, बिल्कुल किनारे में ही टेंट लगाने का प्लान था, तो गड्ढे थे ऊंचे नीचे, तो एक ट्रॉली का चक्का टूट के निकल गया। अब मेरे से ट्रॉली हिल भी नहीं रही है, अब क्या करूं। तो अंधेरा हो चुका, रात का वक्त हो गया, 8 बज गया। तो वहाँ से मेरे को एक साधु आता हुआ दिखा। उसने बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। एक जहाँ से चक्का टूटा था, उसने उसको ऐसा उठा लिया, और एक साइड से मैंने, तो हमने घसीटते घसीटते उसकी कुटिया में ले गए। वो उसका आश्रम था। उसने बताया देखो मैं अघोरी हूँ। मैं समझ गया था उसकी वेशभूषा देख के। मैं भोजन बनाता हूँ चिताओं की लकड़ी में, तुमको कोई तकलीफ तो नहीं है? मैंने बोला देखो मैं नॉनवेज नहीं खाता, पर आप उसमें बनाएंगे भी, कोई तकलीफ नहीं, मैं खा लूँगा। उन्हें भोजन पकाया, एक पूजा पाठ, एक विधि के साथ उन्हें पूरी वो किया। फिर उसके बाद रात के 9-10 बज चुके थे, ये भोजन रेडी हो चुका था उसका, पर पूजा प्रार्थना के पहले उन लोग खाना नहीं खाते हैं। रात के 10 बज रहे थे, पहले उन्हें गंगा जी की आरती किया, भैरव बाबा की आरती किया। इस बीच में सीन क्या हो रहा है मैं देख रहा हूँ, उनके यहाँ कुछ कुत्ते थे, सारे कुत्ते रोने लगे, और गंगा जी के किनारे लोमड़ियाँ बहुत रहती है, लोमड़ियाँ भी रो रही है, और अलग ही क्लाइमेट चल रहा है। मतलब यहाँ वो अघोरी ऐसे घंटी बजा के आरती कर रहा है, लोमड़ियाँ रो रही है, कुत्ते रो रहे हैं। तो वो आरती को मैंने भी एंजॉय किया, उसका भी वीडियो शूट किया। फिर उसके बाद भोजन किया। उन्हें मुझे पहले परोसा मुझे खाना, अतिथि हो आप। हाँ, इसलिए उन्हें मेरा पहले परोसा खाना, और मैंने उसको प्रसाद ग्रहण किया। फिर उसने भोजन किया। अब सोने की बारी आई, तो मेरे पास तो स्लीपिंग बैग सब था मेरे पास, तो मैं अपना बिछाया और उसकी कुटिया में सो गया। और वो कैसे सो रहा है, जो चिताओं के कपड़े रहते हैं उसका उनने अपना एक बिस्तर बनाया, उसको बिछाया और सो गया। जो चिता पे मुर्दे को उड़ाते थे, तो ऐसा सीन लग रहा था जैसे मुर्दा मेरे बाजू में सो रहा हो। तो ऐसा है। तो मैंने उनसे बाद में जानने की भी कोशिश करी, आप लोग ऐसा क्यों करते हो, क्यों चिताओं की लकड़ी में खाना पकाते हो, क्यों मुर्दों जैसे सोते हैं? उनका मानना है कि जीते जी अपने आप को मुर्दा, ये हम अपने अवचेतन मन में डालते हैं, तो ऑटोमेटिक मोह, अहंकार सब ये नष्ट होते जाते हैं। तो ये एक उनकी एक सिद्धि की, एक तपस्या का हिस्सा है। तो ये मुझे एक रात उनके साथ बिताने का मौका मिला। फिर मैं आगे बढ़ गया। तो फिर चक्के कैसे ठीक किए? चक्के भी ऐसे ठीक हुए कि उनके भी कई फॉलोवर रहते हैं, जो लोग उनके भक्त बोलते हैं ना, उनने एक भक्त को अपना मैसेज पहुंचाया। वो कार लेके आया जंगल में, और कार में मेरी चक्की का पार्ट लेके गया, रिपेयर करा के ला के दिया। हाँ, दूसरे दिन उनने करके दिया, और मैं वहाँ से निकल गया। इस जर्नी में बताऊं, मेरी थार रेगिस्तान की जर्नी में 4 बार पैर बदल गए।
मतलब जो स्किन रहती है हाँ, वो बदल पूरी गई। पूरी फट गई, बदल गई, नई बार आ गई। इस जर्नी में 4000 किलोमीटर चलने के बाद भी मेरी चमड़ी कहीं नहीं कुछ फटी, नहीं हुआ। एक स्किन नहीं है। क्या मालूम ये स्पिरिचुअल जर्नी थी क्या था, पर गंगा जी की कृपा। हाँ वो कृपा थी। पर 8 बार नए टायर बदल गए ट्रॉली के, 4 रिंग टूट चुके हैं, 35-40 जगहों से बेल्डिंगें टूट चुकी थी, पर मुझे फिजिकली डैमेज कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरी जर्नी ऐसी आगे बढ़ी। फिर मैं ऐसे ही बनारस पहुंच गया। बनारस में मैं कबीर दास जी के जन्मभूमि को एक्सप्लोर किया, रैदास जी की जन्मभूमि को एक्सप्लोर किया, जैन तीर्थंकर के जन्मभूमि में मुझे रहने का मौका मिला, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर देखा। और जो आप ज्ञानव्यापी मंदिर के बारे में जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है कुछ महीनों से, मैंने उस टाइम देख लिया था कि इधर फेंसिंग लगी हुई है, तार लगे हैं, मस्जिद जैसा है, तो मुझे लग ही रहा था आज नहीं तो कल ये मुद्दा उठेगा। और मेरी जर्नी के बाद ऑटोमेटिक मैंने देखा वो मुद्दा बहुत हाईलाइट हुआ, उस चीज़ों को मैंने एक्सप्लोर किया था। अब क्या हुआ, मैं वहाँ पे भी कई अघोरियों को से इंटरव्यू लेता था, मिलता था, तो एक अघोरी के बारे में मुझे पता लगा। नाव वाले से मैंने बात किया कि मुझे गंगा के उस पार छोड़ दे, वहाँ पे मुझे वो कुटिया में जाना है। एक नाव वाले से बात की, उनने मना कर दिया। दूसरे नाव वाले से बात की, उनने मना कर दिया। तीसरे ने बोला कि मैं ले जाऊंगा ज़रूर, आपसे मैं 150 रुपये लूँगा, 150 लूँगा आने जाने का, पर मैं अंदर जाऊंगा नहीं, दूर ही रहूँगा। उनसे बात किया, सब डरते थे उनसे। हाँ, एक्चुअली में उधर कोई लाइक नहीं करता था उस साइड उनके पास जाना। तो मैं कैमरा लाइव ऑन है, मैं नाव में बैठा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि मैं उस कुटिया में जा रहा हूँ, लोग देख रहे हैं। मैं जैसे जैसे उतरा नाव से, नाव वाला दूर ही था, उन्होंने बोला मैं उस साइड नहीं जाता। मैं 100-200 मीटर आगे बढ़ रहा हूँ तो वहाँ पे भी चिताओं के अवशेष पड़े हुए हैं, कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं। मैं जैसे ही कुटिया के अंदर एंटर हुआ, मेरे दोनों कैमरे ऑफ हो गए। मेरा जो एक लाइव कैमरा चल रहा था वो भी ऑफ हो गया, और जो ऑफलाइन वाला था रिकॉर्ड कर रहे थे वो भी। हाँ, क्योंकि मैं लोगों को लाइव दिखाना चाह रहा था कि क्या होती है सिचुएशन। पर जैसे ही मैं उनकी कुटिया में घुसा, दोनों ऑफ हो गए। मेरे को ध्यान भी नहीं रहा क्योंकि मैं उन लोगों से बातचीत कर रहा था। फिर मैं उन लोगों के हाथ जोड़े, उनको बताया कि मैं गंगा यात्री हूँ, मैं आप लोगों से कुछ वार्तालाप करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे परमिशन दिए। अब मैंने अंदर का सीन देखा, एक ट्रायंगल, एक कुंड बना है, 3 खोपड़ी रखी हुई है, कुछ ताजे अवशेष पड़े हुए हैं जो मानव डेड बॉडी के, और 3 अंगूरी है, यंग लड़के टाइप है पर भभूत लगी हुई है। एक अंगूरी मेरे से इंग्लिश में बात कर रहा है, एक ने हल्की फुल्की बात किया, और उनने बोला कि तुम रात में आना 12 बजे हमारे यहाँ, हमारे गुरुजी मिलेंगे, वो आपसे अच्छे से बात करेंगे। फिर मैं वापस चला गया, नाव में बैठ के उस पार। फिर लाइव आया, लोगों को बताया कि मैं ठीक हूँ, मेरी ऐसे लोग डर गए होंगे कि कैसे बंद हो गया कैमरा। उनको ये बताया, और उनको ये भी बताया कि मैं रात में इतने बजे मुझे आने के लिए उन लोगों ने बोला है। फिर मैं जा रहा था, मेरी माँ ने ऑनलाइन मुझे देखा, मेरी बात सुनी, तो उनका फ़ोन आया तुरंत कि नहीं तुमको कोई रात में नहीं जाना है। तो मेरे को मना कर दिया उन्होंने। ठीक है, मैं उनकी बात मानता हूँ, उनकी बात का कदर करता हूँ, तो मैं नहीं गया। अब इस बीच में मैं क्या हुआ था, काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा था। मुझे रात में 9-10 बज गए थे उन्हीं क्षेत्रों में। अब मैं जिस धर्मशाला में रुका था उसका नियम है कि 8 बजे वो बंद हो जाती है। अब मैं सोचूं कहाँ जाऊँ, तो मैं मणिकर्णिका घाट में ही अपना स्लीपिंग बैग बिछाया, और वहीं पे मैं रात भर विश्राम किया। रात भर विश्राम क्या किया, रात भर जागा। मेरे चारों तरफ चिताएं जल रही हैं, उन चिताओं को मैं देख रहा हूँ, उनको एब्जॉर्व कर रहा हूँ, कैसे इंसान पल भर में राख बन जाता है। तो लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आपका अहंकार, आपके साथ कोई भी चीज़ नहीं जाने वाली है, तो अपनी कदर करो। दुनिया में कोई चीज़ बांटने लायक है वो है प्रेम, और कमाने लायक है वो भी है प्रेम। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को भी मैसेज दूंगा। तो ये चीज़ें मैंने महसूस किया कि कुछ भी आपके साथ नहीं जाने वाला उन चिताओं को देखकर। फिर वो बहुत पवित्र स्थान है, मतलब लोग, मैंने सुना है कि दूर दूर से वहाँ पर चिता जलाने के लिए जाते हैं। एक्चुअल में वहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों से इंटरव्यूज़ लिया, तो लोगों से ये समझ में आया कि यहाँ पे 1000 साल से चिताएं नहीं बुझी है। और स्पिरिचुअली लोग मानते हैं कि जैसे गंगोत्री ग्लेशियर शिव की जटाएं हैं, और ये बनारस का ये मणिकर्णिका घाट शिव के त्रिशूल में बसा हुआ है। ऐसी कई कहानियाँ हैं। तो मैंने उन चीज़ों को महसूस किया। और उस दिन मकर संक्रांति थी, रात भर जगह में, और मकर संक्रांति का स्नान किया मैं, और वापस अपने धर्मशाला
अपनी उधर चला गया मैं। फिर उसके बाद जर्नी को आगे बढ़ाया, फिर पूरा उत्तर प्रदेश को मैंने पार किया। इस जर्नी में मैंने पूरा उत्तर प्रदेश, करीब 1600 किलोमीटर सिर्फ उत्तर प्रदेश ही था मेरे लिए, 500-600 किलोमीटर से उत्तराखंड था। मतलब 3 छोटे स्टेट के बराबर मैंने उत्तर प्रदेश को पार किया, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर। इसमें मैंने हर तरह के रंग रूप, राजा रंग फकीर सब तरह के अनुभव किए। तो और भी अघोरी मिले थे क्या आपको आगे बहुत मिले। तो जो मेन वाले जो अघोरी साधु बाबा थे उनसे फिर आप मिले नहीं मिले मेरी एक्चुअल में। पर जब मैं घाट में सो रहा तो बैठा था जहाँ चिताएं चल रही थी, वहाँ से मैंने वो अघोरी को नाव में जाते हुए उस पार देखा। और रात के 1 बज रहे होंगे, उनकी कुटिया से नगाड़ों की आवाज़ आ रही थी, डंग 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 डंग। सिर्फ मैं एब्जॉर्व कर रहा था। और फिर मैंने रात में ही देखा कि एक नाव उनकी कुटिया से आ रही है और यहाँ से कुछ अच्छे लोग, मतलब फैमिली वाले नाव में बैठ के उधर जा रहे हैं। उनके फॉलोअर्स हो सकते हैं। फिर बाद में मुझे ये समझ में आया, दूसरे दिन मैंने और पता किया कि लोग तंत्र मंत्र जादू टोना करते हैं। किसी का कोई काम करवाना हो, ये कराना हो, उसके लिए वो पैसे लेते हैं और वो करके देते हैं। तो मुझे नहीं मालूम किस हद तक होता है कि नहीं होता ये चीज़ें। उन जगहों को फिर मैंने पार किया। फिर मैं उत्तर प्रदेश के बहुत सारी चीज़ों को, मतलब इतने कम वक्त में तो इतनी बता नहीं सकता, फिर मैंने उनको पार करते हुए मैं गाजीपुर पहुंचा। उत्तर प्रदेश की एक कहानी और मैं बताऊंगा। हर तरह के लोग मिले हैं। एक छोटा सा अनुभव है जो शेयर करता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश के एक गांव को पार कर रहा था। रात के 11 बज गए होंगे। मुझे किसी ने बताया था कि फलाना व्यक्ति इस गांव का बहुत अमीर इंसान है, तो वो खाना भी देगा, रुकने के लिए जगह भी दे देगा। तो मैं उसके घर के पास पहुंचा। उसका जो घर था, घर क्या कहूँ, महल था, करीब 200 कमरे का। और उसके यहाँ 3-4 स्कॉर्पियो खड़ी हुई थी। और वो नहीं था उस टाइम घर में, उसका एक बॉडीगार्ड था वहाँ पे। तो उसने बोला कि अभी आने वाले हैं यादव जी। उसका नाम यादव लिखता है और फर्स्ट नेम बताऊँगा मैं। तो ये यादव जी आने वाले हैं अभी। तो मैं वेट कर रहा था। तो मैं काफ़ी देर वेट किया, वो आए। उनके साथ एक बंदूक वाला गार्ड था। तो पहले वो मेरे से आके बातचीत किया। फिर उन्होंने वेरीफाई किया कि ये कोई व्यक्ति किसी का वो तो नहीं है, मारने के लिए तो नहीं आ गया मेरे को। तो ये सब पहले किया। फिर मैंने उम्मीद रखा था कि मेरा भी कहूँ, मैं क्योंकि एक सर्वाइवल हूँ, मैं भूखा प्यासा, सोने की ज़रूरत थी मुझे। तो मैंने अपेक्षा ये रखा था कि शायद मुझे रुकने के लिए स्थान मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा। पर वो व्यक्ति ने मेरे को सोने के लिए जगह नहीं दी। उसका 200 कमरे की हवेली थी, पर एक फकीर को सोने लायक उसके पास जगह नहीं थी। उन्हें भोजन नहीं दिया। फिर मैं रात भर उसके घर के सामने ही पेड़ के नीचे सोया। फिर जब सुबह हुई, ओस की बूंदें मेरे ऊपर टपकने लगी, मेरी नींद खुली और मैं आगे बढ़ गया। तो हर तरह के रंग रूप भी मिलते हैं कि जो फकीर है वो भी खाना देता है और जो अमीर है वो भी कुछ हेल्प नहीं करता। बिल्कुल, ऐसे सब तरह के मिलते हैं। एक किस्सा और फकीर से याद आया कि मैं गंगा जी के साथ साथ ही गुजर रहा था और एक गांव से गुजर रहा था। मेरे बाजू में एक बाबा चल रहे थे साइकिल से। वो करीब 50-55 साल के होंगे। उनसे दोस्ती हो गई चलते चलते। वो मेरे की स्पीड से वो साइकिल चला रहे थे। तो मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम भिखारी है। मैंने बोला कि मजाक कर रहे हो मेरे से? नहीं, बोले रियल में मेरा नाम भिखारी। किसी भी गाँव वाले से पूछो। बोले सही पूछा। बोले ला इनका नाम भिखारी है और मेरे को लोग फकीर कहते। एक बक्कारी और फकीर की वार्तालाप चल रही है। उनने बोले कि तू मेरे तबेले में आके सो जाला रात में। तो मैं उनके गांव गया, उनके तबेले में आके सो गया। बेचारे ठंड का टाइम था। उन्हें खाट रेडी करे मेरे लिए, भोजन खिलाए, दूध पिलाए और मैं आराम कर रहा हूँ और वो खुद नीचे घास बिछा के सो गए। अब रात के 3 बजे होंगे, उनकी भैंस ने एक लात मारी, पूरी तबेले की दीवारें गिर गई। और एक्चुअल में हम दोनों को चोट नहीं लगी, पर इतनी बड़ी बड़ी दीवारें थी, उस साइड गिरी, छप्पर भी गिर गया। तो एक वाक्य वो घटा, पर हम लोग को दोनों को चोट नहीं लगी। फिर मैं उसके बाद 6 बजे उजेला हुआ। कोहरा था, बहुत घना कोहरा कि 10 मीटर भी नहीं दिख रहा था, पर मुझे यात्रा कंटिन्यू रखना था। मैं आगे बढ़ गया। अब मैं गंगा जी को पार कर रहा हूँ बहुत डेंजर तरीके से। मैं एक तैरते हुए ब्रिज से गंगा जी को पार किया। उसमें टैंकर लगे हुए थे, उसके ऊपर टीन की चादरें बिछी हुई थी और करीब मैं 500 मीटर या 300 मीटर का एरिया मुझे पार करना था। बहुत हिल रहा था और दोनों तरफ कुछ भी सपोर्टिंग नहीं लगा, खुला है। और अच्छा, खुला है और ट्रॉली और दूसरी बात बिल्कुल ऐसे गड्ढे से फिर चढ़ाई से और ओस के कारण टीन की चादर में पैर की ग्रिप भी नहीं हो रही। तो
तो बड़ी डेंजर सिचुएशन थी, मतलब मैं जाऊँगा तो ट्राली के साथ ही गंगा में हर हर गंगे हो जाएगा मेरा। तो बहुत डिफ़िकल्ट थी, पर कुछ ग्रामीण लोगों ने मुझे आके देखा, क्योंकि मेरे पैर की जूते की वो घिस गई थी ग्रिप, तो चढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ, खींच ही नहीं रही है। तो कुछ लोग आए, रस्सी से पकड़ के मेरे को वो पार आती है। तो फिर वहाँ से मैं आगे बढ़ा, फिर मैं बिहार में एंटर हुआ। बिहार के पहले मेरी सोच थी कि ये तो बड़े दबंगई टाइप के लोगों का एरिया है, मूवीज में देखते हैं। हाँ बिल्कुल यही सोच थी। पर जैसे मैं बक्सर पहुंच गया ना, मेरी सोच बिल्कुल बदल गई। वहाँ पे बक्सर के हमारे एक मित्र हैं मोनीश जी, वो हमारे काफ़ी वीडियोस देखते थे, तो उन्होंने अपने घर में मुझे इनवाइट किया। उनकी पूरी फैमिली ने मेरा स्वागत किया, और उस दिन एक बच्ची का जन्मदिन था उनके घर में, उनके भाई की बेटी का, तो एक परिवार वाला माहौल बन गया। फिर उन्होंने मुझे बक्सर की लड़ाई का मैदान, चौसा की लड़ाई का मैदान, चमन ऋषि के बारे में बताया, पूरा एक्सप्लोर कराया। और बहुत प्यारे लोग बिहार के, हर उनके रिश्तेदार मिलने आ रहे हैं और हर दिन बहुत प्यार दे रहे मुझे। और उनकी मम्मी ने मुझे एक गैस सिलेंडर गिफ्ट कर दिया, बोले कि बेटा तू कहाँ लकड़ी बील के खाना पकाएगा, ओस का टाइम है, पाल रहता, तो वैसे एक गैस सिलेंडर भी वहाँ से मेरे को मिल गया। और मैं जब जा रहा हूँ तो उनकी फैमिली रोने लग गई है मेरे को देख के। और हाँ, एक ऐसे किस्से मेरे साथ कई बार हुए कि एक गांव में पहुंचा, पूरा गांव मेरा वेलकम कर रहा है, और जब मैं जा रहा हूँ ना पूरा गांव रोने लग गया है। तो ऐसे दिल के अच्छे लोग हैं उस साइड के। हाँ, मतलब ऐसे है कि मुझे भी डर लग रहा है कि मैं उनको कैसे कहूँ, मैं एक मुसाफिर हूँ, मुझे जाना पड़ेगा आगे। तो बड़ा दुखद पल या भावुक पल हो जाता है वो। तो ऐसे बहुत लोगों ने प्यार किए, और वो लोग मेरे को कभी जानते नहीं थे, सिर्फ राह चलते दोस्ती हो गई, एक घरोबा बन गया। और एक अच्छी बात है कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से आज वो टच है, वो लोग देखते रहते हैं, फिक्र करते रहते हैं। तो मैंने बिहार में एंटर हुआ। बिहार में छोटे छोटे गांव से गुजर रहा था, वहाँ के बहुत सारे देहातों से गुजरा मैं। वाकई में बिहार बहुत सुंदर, बहुत प्यारी जगह हैं, और वहाँ के लोगों के पास उतनी पैसे से वो टूटे हुए हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं है, पर हम जो हेल्पफुल है, जैसे पिक्चरों में बताते ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मिर्ज़ापुर में भी रहा हूँ, जिसके ऊपर पूरी फिल्म बनी है, तो बहुत, हाँ, तो मिर्ज़ापुर उसका बिल्कुल अपोजिट है। वहाँ पे मैं एक फैमिली के साथ था। अब वो वहाँ पे भी क्या हुआ, मिर्ज़ापुर के पहले मैं विंध्याचल में था, उनके रिलेटिव ने बताया कि वो हमारे रिलेटिव मिर्ज़ापुर में रहते, तो उनके यहाँ रुक जाओ। उनके रिलेटिव ने बताया बनारस के बाद हमारे रिलेटिव भी है। तो एक फैमिली तो ऐसी बन गई कि उनकी बड़ी बहन, उनकी छोटी बहन, उनकी नंद, उनकी पूरी फैमिली के साथ रहते रहते आगे बढ़ा। तो और उनसे मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी, तो लोगों को बहुत प्यार मिला। एक गाँव में तो ऐसे पहुँचा, मेरी दाढ़ी बढ़ गई थी, बाल बहुत बढ़ गए थे। एक नाई ने बोला कि मैं तुम्हारी वो हजाम कर देता हूँ, तो बनाया, मेरे से 1 रुपये नहीं लिया। एक गांव में 10-10 रुपये कलेक्ट करे और मेरे को 500 रुपये करके दिए कि लिए आप रास्ते में कुछ खा लेना, कुछ प्रसाद ले लेना, मेरे नाम से गंगा जी में ही चढ़ा देना। तो ऐसे लोगों का प्यार मिला। फिर मैं आगे बढ़ा, फिर मैं मंगल पांडे जी के गाँव में पहुँचा, उनको एक्सप्लोर किया, और ऐसे बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए पटना में पहुँच रहा था। पटना में भी जब मैं गंगा जी के पुल को पार कर रहा था, वो 4 किलोमीटर लंबा घेरा था पुल का, तो एक व्यक्ति मुझे देखा और 4 किलोमीटर गोल घूम के आया। वो उनने मेरे से बातचीत करी और एक दोस्ती बना ली। वो वहाँ के एक गांव के बैंक मैनेजर थे, पटना में रहते थे, और उनने बोले कि नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे, मेरे घर में ही रहना। सिर्फ 1 मिनट की बातचीत हुई, उनके घर पहुँचा, उनने मेरा वेलकम किया और पूरा एक ऑर्केस्ट्रा ऑर्गेनाइज किया। उनके पूरे फ्रेंड फैमिली सब आ रहे, और मेरे वेलकम पे मेरे से केक कटवाए, और पूरा ऑर्केस्ट्रा चल रहा है। फिर हम लोग क्या करें, दूसरे दिन गंगा की सफाई करने गए, पूरा परिवार दोस्त मिल के। इस जर्नी में मैंने गांव-गांव में टुकड़ियाँ बना दिया था कि आप लोग गंगा से प्यार करते हो, उनको माँ मानते हो, तो कम से कम माँ जैसी उनकी कदर करो, उनको गंदा ना करो। तो हर गांव देहातों में छोटी छोटी टुकड़ियाँ बना दी, उनको सिर्फ टास्क दिया कि आप 200 मीटर गंगा जी को साफ करो, बस। तो हर जगह ऐसी टुकड़ियाँ आज भी काम कर रहे हैं। मतलब वो संडे के दिन फैमिली के साथ घूमने जाते हैं और वहाँ पे वो लोग सफाई भी करते हैं। एक छोटी बच्ची से लेकर बुजुर्ग तक आज भी वो काम कर रहे हैं। दुख की बात ये है
कि भारत सरकार दावा करती है कि हम गंगा के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये सब फिजूल की बातें। मैंने हजारों नाले डायरेक्ट गंगा जी में जुड़ते हुए देखे हैं जिसमें बिना उनका ट्रीटमेंट हुए डायरेक्ट जा रहे हैं। तो बड़ी दुख होता है कि आप एक तरफ, और आपने तो पूरी परिक्रमा कर रखी है तो सब देखा ही होगा। बिल्कुल, बहुत साधु समाज बड़ा दुखित है कि भैया देखो गंगा जी के इधर काला पानी बह रहा है और उधर साफ पानी बह रहा है। तो उनके वीडियोस है मेरे पास, फोटोज है, डायरेक्ट नाले जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात, गंगा जी में एक मछली होती है जिसका नाम है डॉल्फिन, सून कहा जाता है, वो गंगा की डॉल्फिन है। ऐसी मैंने हजारों डॉल्फिन देखी, उनके ऊपर फोटोज भी बनाए, बहुत ब्यूटीफुल व्यू आता होगा। बहुत। और पर ये दुख की बात है कि गंगा कहीं ना कहीं नष्ट हो रही है, तो वो भी कहीं विलुप्ति की ओर बढ़ रही है। तो उन चीज़ों को मैंने फिल्माया। ऐसे बिहार को पार किया मैंने, झारखंड को पार किया। अब बिहार झारखंड कैसे पार हो गया मुझे समझ में नहीं आया, बल्कि इनके बारे में इतनी अफवाह थी कि यहाँ पे बहुत नक्सलाइट है, लुटेरे हैं, तुमको लूट डालेंगे। अब मैं जब वो गांव पार कर लिया, मुझे बाद में बताया किसी ने कि तुम जिस जगह से आए ना वो नक्सलाइट एरिया था, पर मुझे कहीं फील ही नहीं हुआ। दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। और मैं कोसी नदी वाले जो अभी इन दिनों में जहाँ ये बाढ़ आई होगी उन एरियो को पार किया, तो बहुत टफ था, पर वहाँ के लोग बहुत प्यारे थे। मैंने इतने प्यारे लोग जैसे राजस्थान के हैं वैसे ही मुझे बिहार के लोग नज़र आए। फिर मैं बंगाल में पहुँचा। अब यहाँ पे अलग सिचुएशन है, यहाँ पे लोग मेरी भाषा ही नहीं समझ रहे हैं। वहाँ पे मेरे को कि गांव देहातों से गुजर रहा, उनको हिंदी नहीं आती है, तो कभी मैं ये काली मंदिर में, कभी वो काली मंदिर में, कभी दूसरे काली मंदिर में ऐसे रात बिता रहा हूँ। एक है लाल गोला नाम की एक जगह है, वहाँ का बड़ा अद्भुत काली मंदिर था जहाँ पे काली जी को चेन से बांध के रखा हुआ था। लोग बोलते हैं कि यहाँ पे काली जी उड़ के बांग्लादेश चली जाती है और वापस आ जाती है। तो इसलिए बांध के रखे हाँ, थे। बांध के रखे, बोले राजा ने बांध के रखा था, हमारे राजा ने। पर मैंने उसका साइंटिफिक रीज़न पता करने की कोशिश करी। एक्चुअली वो गंगा जी के बहुत नज़दीक था, तो गंगा जी का पानी आ जाता है और वो मिट्टी की मूर्ति है, शायद टूट जाएगी, उसके सपोर्ट के लिए लोगों ने बांध के रखे। पर ये बात से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह था कि ये वही स्थान है जहाँ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम के मातरम लिखा था। तो मुझे सौभाग्य मिला उस मंदिर में मैं रात भर सोया। फिर मैं उसके बाद बंगाल के छोटे छोटे देहातों से आगे बढ़ रहा था। मैं बेरुल मठ के एक आश्रम में सोने का मुझे मौका मिला। वहाँ के लोग मेरी भाषाएं नहीं समझ रहे थे, पर लोगों ने प्यार दिया, बहुत आदर सत्कार किया। मेरे जूते देखे फट गए तो एक जन ने जूता खरीद के मेरे लिए लाया और मेरे को गिफ्ट किया। तो मैंने देखा कई जगह आपकी भाषा कोई मायने नहीं रखती, लोग इंसानियत की भाषा, भावनाओं की भाषाओं को समझते हैं। ऐसे में बंगाल के कई एरियो को पार करते हुए मैं आगे बढ़ते गया और एक जगह ऐसे पहुंच गया था जहाँ पे लोग वेजिटेरियन खाते ही नहीं है। लोग सबसे लाइक तो मछली लाइक करते हैं। जैसे अपनी इधर सुबह सब्जी बिकती है, वहाँ पे मछली के ठेले चलते हैं और लोग नॉन वेज बहुत खाते हैं। तो मैंने सोचा था कहीं खाना मिल जाएगा, नहीं मिला मुझे वेजिटेरियन खाना, इसलिए मैं बना नहीं रहा था कि कहीं मिल तो जाएगा। पर एक जन को पता लगा कि ये वेजिटेरियन को खाना नहीं मिल रहा, तो ये बेचारे ने 10 किलोमीटर दूर से मेरे लिए खाना लाया। फिर मैं पूरा बंगाल को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी के पास पहुंच गया और एक आइलैंड है गंगा सागर आइलैंड जो सुंदरवन एरिया में आता है। फिर मैंने अपनी ट्रॉली को एक नाव में रखा और 1 घंटे के नाव का सफ़र करके एक वो आइलैंड पे पहुंचा और वो 30 किलोमीटर आइलैंड को पार करते हुए गंगा जी जहाँ सागर में विलीन होती है वहाँ पे मेरे मतलब ये आखिरी जगह था। तो इस जर्नी को करने में मेरे 130 दिन गए और करीब 4000 किलोमीटर आपने पैदल चला। हाँ, बहुत और बड़ा उस दिन दीपावली में मैं ग्लेशियर में था और होली के दिन यहाँ पे था। अच्छा, मतलब इतना टाइम लग गया आपको। तो इतने सारे इन्होंने, इनके पास बहुत सारे अमेजिंग स्टोरीज है। तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में फिर और भी बातें सुनेंगे, बिकॉज आपके पास कहानियां बहुत है। तो अतुल के साथ आप लोग जरूर जुड़िए। इनके जितने भी सोशल मीडिया के लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही मैं इनका नंबर भी दे दूंगा। तो अगर आप लोगों में से कोई भी एडवेंचर प्रेमी है जो ऐसे एक्सट्रीम एडवेंचर में सर्वाइव करना चाहते हैं तो इनसे सीखिए, बिकॉज इन्होंने कितने 1000 किलोमीटर पैदल चल के अपना कंप्लीट किया हुआ है और ऐसे ऐसे जगह पे रहे जहां पर इंसान का सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एनीवेज, थैंक्स अ लॉट अतुल कि आपने इतना सारा टाइम दिया हमारे व्यूअर्स को। एज वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन गया है, तो हम लोग एक जो सहारा डेजर्ट वाली स्टोरी है फिर किसी दिन हम लोग सुनेंगे। एनीवेज, वीडियो को यही खत्म करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। If you did, then please like, share, subscribe our YouTube channel. I'll see you in the next one. Peace.